इसके लिए यह 3 वर्ग अथवा समुदाय याद रखने होंगे। वे इस प्रकार: पहला, शुद्ध रे ध के स्वर वाले राग। दूसरा, कोमल रे ध स्वर वाले राग। और तीसरा, कोमल ग और नी स्वर वाले राग। इनमें से दूसरे वर्ग के रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यानी रे ध कोमल और ग नी शुद्ध होना, यह संधि प्रकाश रागों का दर्शक चिन्ह है। इस वर्ग में संध्या काल के राग मारवा, पूर्वी व भैरव ठाट से उत्पन्न हुए राग गाए जाते हैं। बाद में कल्याण, बिलावल और खमाज, इन ठाटों में से उत्पन्न होने वाले रात्रि के राग और फिर काफी, असावरी, भैरवी और टोड़ी, इन ठाटों के रात्रि के राग गाए जाते हैं। पुनः प्रातःकाल में 4 बजे से 7 बजे तक संधि प्रकाश राग और आगे वही क्रम जारी रहता है। हर एक ठाट में से पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी, ऐसे दोनों प्रकार के राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग आलाप। आलाप यानी परिचय। किसी भी राग का पूर्ण परिचय हमें आलाप द्वारा ही हो सकता है। राग तो केवल चंद स्वरों से बनी हुई मूर्ति समान होता है, परंतु उसके विराट रूप का दर्शन हमें तब होता है जब गायक एकाग्र होकर उसकी आराधना करता है और आत्मपुष्प चढ़ाता है। यह सब शक्ति आलाप के अंदर है। इसीलिए रागों का महत्व एवं अस्तित्व हजारों वर्षों के बाद आज भी है। हिंदुस्तानी गायक आलाप आकार से गाने की अपेक्षा त, न, नोम, री, ते, नोम, नाना इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस नोमतोम से गाना सुलभ हो जाता है और इसका परिणाम भी उत्तम होता है। कुशल गायक आलाप को 4 अंगों में गाते हैं। पहला स्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी और चौथा अभोग। स्थाई अंग षड से आरंभ होकर धीरे धीरे मंद्र स्थान और मध्य स्थान के निषाद तक विस्तार करते हुए तार स्थान के षड्ज को स्पर्श कर फिर नीचे सा पर पहुंचने को कहते हैं। अंतरा मध्य स्थान के गंधार, मध्यम अथवा पंचम से शुरू होकर तार षड्ज पर अनेक बार खुली आवाज में स्थिर होता है और अंत में क्रमशः उतरते हुए मध्य षड्ज में आकर मिलता है। इसके बाद संचारी अंग, जो सा, म, प, इनमें से किसी एक स्वर से शुरू होता है। इसमें मीड़ यानी एक स्वर से दूसरे स्वर तक घर्षण से जाना, जैसे तब ग म प सा प नी प सा सा ग रे सा नी कंपन यानी कंपित स्वर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना, जैसे पगम पनी पदा सा
पसा इस प्रकार गमक यानी एक स्वर को उससे नीचे के अथवा उसके ऊपर के स्वरों से सीने की आवाज से आघात करने को कहते हैं। जैसे यह स्वर है धैवत, ध, इसको अगर नीचे के स्वर से आघात किया जाए तो यूं होगा द पद ध 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 यानी इस धैवत को पंचम, नीचे के पंचम से, नीचे के मध्यम से, नीचे के गंधार से, नीचे के रेखब से या सा का कण देके जितना सुर नीचे होगा उतना ही उस गमक में सीने का जोर अधिक होगा। जैसे ध 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 इस प्रकार। और ऊपर के स्वरों से यूं होगा ध नि ध स ध ध ध। अब इसका क्रमशः ध 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 इस तरह से। इन सब प्रयोगों से संचारी अंग की पुष्टि होती है। यह अधिकतर मध्य पंचम से मध्य षड्ज तक समाप्त होता है और अंत में अभोग अंग गाते हैं। इस अंग में गायक अपनी आवाज को चाहे जितना ऊंचा फेंक सकता है और अंतरा के सदृश एक और चित्र जोरदार कंठ से निर्माण करके धीरे धीरे मध्य षड्ज पर आकर अपना आलाप गान समाप्त करता है। इस आलाप का संक्षिप्त उदाहरण राग भिमपलास में अब सुनिए।
तान। गान या वादन में तान का स्थान वैसे ही है जैसे स्वादिष्ट भोजन के अंत में मिष्टान्न का होता है। योग्य प्रमाण में योग्य रीति से तान ली जाए तो महफिल का समापन सचमुच बड़ा ही आनंददायक होता है। अधिक देर तक आलाप गान का गंभीर वातावरण और उसके बाद ख्याल नामक गीत का मुक्तायंपु जब तान से किया जाता है तब श्रोतागण उससे अधिक प्रभावित होते हैं। ख्याल गान में तानों का महत्व होता है जो कि पिछले 101 वर्षों से प्रचार में आया। इससे पहले केवल आलाप और ध्रुपद गाते थे। तान का प्रयोग आजकल विलंबित और द्रुत ख्यालों में होता है। तान को एक तरीके से लयबद्ध जलद आलाप कहना अनुचित न होगा। उदाहरणार्थ इस आलाप को एक नियमित रूप से लयबद्ध किया जाए तो ऐसा लगेगा। ने ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा। इसी को द्रुत करने से वह तान कहलाएगी। जैसे नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा, नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा, नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा। तानों के बहुत से प्रकार हैं। जैसे सपाट तान, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। यह हुआ सप्तक का आरोह व अवरोह का सीधा जलद रूप। दूसरा बढ़त की तान। इसमें एक छोटा स्वर समुदाय लेकर उसमें आरोह में हर बार एक एक स्वर जोड़कर वापस अवरोह लौटने को बढ़त कहते हैं। जैसे एक स्वर समुदाय है नी रे ग रे। अब इसकी बढ़त इस प्रकार होगी नी रे ग रे ग म ग रे ग म प म ग रे ग म प म ग रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग ग म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। इसी को आकार में गाने से इस तरह लगेगा तीसरा पलटे वाली तान। इस तान में शुरू में जो अलंकार सिखाए जाते हैं उसमें से किसी एक को लेकर तान के बीच से ही दूसरा अलंकार और फिर तीसरा इस प्रकार गाते हुए सपाट अवरोह से तान समाप्त करने को पलटे वाली तान कहते हैं। जैसे ग ग रे सा, ये पलटा लीजिए ग ग रे सा म ग म ग रे ध ध म ध म ग नि नि ध नि ध म रे रे नि रे नि ध ग रे ध नि रे नि ध नि ध म ध म ग म ग रे। ये यहाँ बदल गई ग रे सा म ग म ग रे ध ध म ध म ग नि नि ध नि ध म रे रे नि रे नि ध ग रे ध नि रे नि ध नि ध म ध म ग म ग रे नि रे ग रे ग म ग ग म ध म ध नि ध ध नि रे नि रे ग रे ध नि ध प म ग रे ध। एक बार इसको फिर सुन लीजिए
पलटे वाली तान। ग ग रे ग रे ध म म ग म ग रे ध ध म ध म ग नि नि ध नि ध म रे रे नि रे नि ध ग ग रे ग रे ध नि रे नि ध नि ध म ध म ग म ग रे ग रे नि रे ग रे रे ग म ग ग म ध म म ध नि ध ध नि रे नि रे ग रे ध नि ध ब म ग रे ध। चौथी गमक तान। मंद्र अथवा मध्य स्थान में सीने का जोर योग प्रमाण में लगाकर किसी भी तान का विस्तार करना, जैसे पांचवे बोलतान। इसमें गीत के शब्दों को लेकर तान के बीच में इस तरह पिरो देना जिससे शब्दों का छंद भाव उत्तम रीति से प्रकट हो तथा स्वर लय और बोलों का एक अच्छा गुलदस्ता तैयार हो। इसको तैयार करने को ही बोलतान कहते हैं। जैसे मना तो काहे न धीर धरत मना तो काहे न धीर धरत धीर धर सब कारज उगत मना तो काहे न धीर 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 मना तो काहे धरत अब मना तो काहे न धीर मना तो काहे न धीर धरत अब मना तो काहे न धीर धरत अब मना तो काहे। इस प्रकार स्वर पक्ष के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण पारिभाषिक जानकारी अति आवश्यक होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और परिभाषाएं हैं जिनका सस्वर ज्ञान होने से शास्त्रीय संगीत अत्यंत रोचक ढंग से श्रवण किया जा सकता है। जैसे कण। कण नामक वस्तु जो है वो इस प्रकार होगी। मुख्य स्वर को किसी भी आरोहात्मक अथवा अवरोहात्मक स्वर से शीघ्रता से परंतु किंचित स्पर्श देने की क्रिया को कण कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंचम है, इसको कण लगाने से नीचे से तीव्र का कण और ऊपर से धैवत का कण देने से इस तरह से लगेगा। अगर धैवत का कण देते हैं यह शुद्ध धैवत का कण हुआ। मुर्की। इन दोनों कणों को एक साथ पर शीघ्रता से गाया जाए तो यह मुर्की होगी। मसलन इसका प्रयोग अशास्त्रीय संगीत में अधिक शोभा देता है। जैसे प
आइए मध्यम को दिया जाए। म 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 रे रे ते ते मारे रिम झिम पायल बाज रे, मारे रिम झिम पायल बाज रे, मैं नाला लोभे क्यों कर आयो रे, मैं नाला लोभे क्यों कर आयो रे। इतना कहकर यह प्रथम भाग यानी संगीत का स्वर पक्ष हम यहाँ समाप्त करते हैं। इससे जुड़ी हुई कई बातें हैं जिनको स्वयं अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है।